नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्य दर्पण में आप लोगों सभी का स्वागत है। हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं। व्याकरण में वर्णमाला चल रहा है। वर्णमाला में हम लोग व्यंजन पढ़ चुके हैं और बाह्य प्रश्न के आधार पर और अभ्यंतर प्रश्न के आधार पर दो भागों में माने प्रश्नों के आधार पर व्यंजन का वर्णन किस तरह होता है वर्णमाला का, यही हम लोग देख रहे थे। और बाह्य प्रश्न के आधार पर अल्पप्राण महाप्राण हम लोग पढ़ चुके हैं। अभ्यंतर प्रश्न के आधार पर व्यंजनों को देखना है। आइए देखते हैं। हमारे हिंदी में अभ्यंतर प्रश्न के आधार पर व्यंजनों के चार भेद हैं: विपरीत, अर्धविपरीत, समविपरीत, अर्धविपरीत, स्पृष्ट, अर्धस्पृष्ट। विपरीत वर्ण, अर्धविपरीत वर्ण, स्पृष्ट वर्ण, अर्धस्पृष्ट वर्ण। आइए देखते हैं। हिंदी में बात करते हैं। हिंदी में अभ्यंतर प्रयत्नों की संख्या चार है। हिंदी में अभ्यंतर प्रश्नों की संख्या चार है, लेकिन वही हम हिंदी में बाह्य प्रश्नों की संख्या कितनी है? दो है, अल्पप्राण और महाप्राण। हिंदी में बाह्य प्रश्नों की संख्या दो है, अल्पप्राण और महाप्राण। और हिंदी में अभ्यंतर प्रश्नों की संख्या चार है। हिंदी में अभ्यंतर प्रश्नों की संख्या चार है। विपरीत है, विपरीत, अर्धविपरीत, स्पृष्ट, अर्धस्पृष्ट। विपरीत, ईषद विपरीत और स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट। विपरीत, ईषद विपरीत, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट। ये जो अभ्यंतर प्रश्न हिंदी में हैं। और बाह्य प्रश्न हिंदी के दो हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। और संस्कृत में बाह्य प्रश्नों की संख्या 11 है। एक बार पूछा था हिंदी में बाह्य प्रश्नों की संख्या कुल कितनी है, तो उसमें दो न देकर 11 दिया था कि हिंदी में बाह्य प्रश्नों की संख्या, तो संस्कृत वाला ही दे दिया था। तो हिंदी में बाह्य प्रश्नों की संख्या जो विवार, संवार, सांस, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये जो है 11 बाह्य प्रश्न हैं जो संस्कृत के हैं। उसमें से दो बाह्य प्रश्न को हिंदी में लिया गया है, वो है अल्पप्राण, महाप्राण। तो अल्पप्राण महाप्राण पहले वाली वीडियो में हो चुका है। अभ्यंतर प्रश्न के अनुसार हम लोग देखेंगे। और हिंदी में अभ्यंतर प्रश्न दो चार होते हैं। पूरी वर्णमाला को अभ्यंतर प्रश्न, अभ्यंतर प्रश्न मतलब जो अंदर, अभ्यंतर मतलब भीतर, भीतर से जो प्रश्न हो रहा है, जिस वर्ण का उच्चारण हो रहा है, उसी के आधार पर व्याकरणों ने इसको चार भागों में बांटा है। वो जो चार भाग हैं, देखिए पहला भाग, पहला है विपरीत, विपरीत। दूसरा है ईषद, ईषद विपरीत, विपरीत, ईषद विपरीत। विपरीत है और ईषद विपरीत है। और इसके बाद सर जी संख्या दूसरी है विपरीत और ईषद विपरीत। दूसरा है स्पृष्ट, स्पृष्ट। चौथा ईषद स्पृष्ट। यह है विपरीत, ईषद विपरीत, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट। क्या है? अभ्यंतर प्रश्न है। हिंदी में अभ्यंतर प्रश्नों की संख्या, हिंदी में अभ्यंतर प्रश्नों की संख्या लिखा तो है। हिंदी में अभ्यंतर प्रश्नों की संख्या चार है। ठीक है, हिंदी में अभ्यंतर प्रश्नों की संख्या चार है। पहला है विपरीत, ईषद विपरीत, स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट। हिंदी में बाह्य प्रश्नों की संख्या दो है, अल्पप्राण, महाप्राण। तो अल्पप्राण महाप्राण पूरी वर्णमाला को बांटा जाएगा इसमें कि विपरीत कौन है, ईषद विपरीत कौन है, स्पृष्ट कौन है, ईषद स्पृष्ट कौन है। आइए अलग अलग भाग में इसको अलग अलग रूप से देखते हैं।
कितने कितने में बांटा गया है ये? अभ्यांतर प्रयत्न संख्या 4 है। पहला जो है विपरीत वर्ण अभ्यांतर प्रयत्न, मतलब अभ्यांतर उसे कहते हैं जो वाग इंद्रियों के मतलब अंदर, एक बाह्य हो गया, एक अभ्यांतर मतलब भीतर, जो जिसका उच्चारण हो। हम जिस वाग इंद्रियों से जो उच्चारण वाग इंद्रियों के भीतर मतलब बोलने से कितना प्रयत्न लग रहा है, उसमें कितनी वायु निकल रही है, वो कहाँ स्पर्श कर रहे हैं, वही क्या है? अभ्यांतर। विपरीत आ गया। विपरीत उसे कहेंगे जो जिसके बोलने में हमारी जो वाग इंद्रियाँ क्या है? खुली रहें। ऐसा वर्ण, ऐसी ध्वनि, ऐसा वर्ण जिसको बोलने में हमारी वाग इंद्रियाँ एकदम खुली रहें, वो क्या है? विपरीत है। वही क्या है? विपरीत है। जिस वर्ण के उच्चारण में हमारी वाग इंद्रियाँ खुली रहें, पूरा मतलब बोलने में पूरा खुल जाए, उसमें कोई बाधा न उत्पन्न हो, वही क्या है? विपरीत वर्ण है। हिंदी में जो विपरीत वर्ण को सभी स्वरों को इसी के अंतर्गत रखा गया है। हिंदी में विपरीत वर्ण में क्या है? सभी स्वर आएंगे। विपरीत का अर्थ होता है खुला हुआ। विपरीत का अर्थ क्या है? खुला हुआ। खुला हुआ, खुला हुआ। ऐसा वर्ण, ऐसी ध्वनियाँ जिसके उच्चारण में हमारी वाग इंद्रियाँ एकदम खुल जाएं, वही क्या है? विपरीत वर्ण है। विपरीत का अर्थ क्या है? खुला हुआ। ऐसी वाग इंद्रियाँ जिसके उच्चारण में हमारा जो ऐसा वर्ण या ऐसा ध्वनि जिसके उच्चारण में हमारी वाग इंद्रियाँ क्या हो? पूरी खुल जाएं, पूरा मतलब आवाज़ से कहीं उसमें बाधा न उत्पन्न, वो क्या है? विपरीत वर्ण है। ये इसमें जो है सभी स्वर आएंगे। सभी स्वर, सभी स्वर का किसमें है? विपरीत में। ठीक, विपरीत मतलब सभी स्वर, इसके उच्चारण में वाग इंद्रियाँ क्या होती हैं? खुल जाती हैं। सभी स्वर विपरीत में आएंगे। ठीक, ऐसी वाग इंद्रियाँ जब उच्चारण करें हम, उसको कहीं बाधा न उत्पन्न हो, वही क्या है? विपरीत मतलब खुला हुआ, मतलब कहीं बाधा न उत्पन्न हो, उसमें क्या है? सभी स्वर आते हैं। ठीक, सभी स्वर आएंगे। इसका जो संस्कृत में सूत्र है, विपरीत स्वराणाम, विपरीत स्वराणाम, मतलब विपरीत जो किसमें आते हैं? स्वर। पूरा स्वर क्या है? विपरीत है। ठीक, विपरीत स्वराणाम, पूरा स्वर क्या है? विपरीत है। विपरीत मतलब अर्थ इसका क्या है? खुला हुआ। ऐसा उच्चारण, ऐसा वर्ण का उच्चारण जो जिसका मतलब बोलने में एकदम खुल जाए, मुंह क्या हो? एकदम खुल जाए, वो क्या है? विपरीत वर्ण है। ठीक, सभी स्वर क्या हैं? विपरीत हैं। सभी स्वर उसमें रखे जाएंगे। दूसरा है ईसद विपरीत। विपरीत पढ़ चुके, इसके बाद ईसत विपरीत। ईसत विपरीत, ऐसी ध्वनियाँ जिसके उच्चारण में विपरीत से कम मतलब वाग इंद्रियों को खोलना पड़े। ऐसी ध्वनियाँ जिसके उच्चारण में विपरीत से कम ध्वनियाँ मतलब विपरीत से कम वाग इंद्रियों को खोलना पड़े, वो क्या है? ईसत विपरीत है। ईसत विपरीत। ठीक, विपरीत क्या था? ऐसी ध्वनियाँ जिसके उच्चारण में वाग इंद्रियाँ पूरा खुल जाए, मुख हमारा क्या? खुल जाए, एकदम कहीं हवा कहीं ना रुके, वो क्या है? विपरीत है। ईसद विपरीत, ऐसी वाग इंद्रियाँ जिसको बोलने में क्या है? हमारे जो है विपरीत से थोड़ा
कम खुले, वो क्या है? ईसद विपरीत। इसमें जो है ईसद विपरीत में जो है सभी क्या आएंगे? ईसद विपरीत में सभी ऊष्म व्यंजन आते हैं। ऊष्म व्यंजन जो है ईसद विपरीत है, और विपरीत में क्या था? सभी स्वर थे। ठीक, ईसद विपरीत में क्या है? ईसद विपरीतम ऊष्माणाम। ईसद विपरीत में सभी स्वर हैं। ठीक है, ईसद विपरीत में नहीं, विपरीत में क्या आएंगे? सभी स्वर आएंगे, और ईसद विपरीत में क्या आएंगे? ऊष्म व्यंजन आएंगे। ऊष्म व्यंजन मतलब श, श, स और ह। ये क्या है? ईसद विपरीत है। श, 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 ह, ये क्या है? ईसद विपरीत है। ईसद विपरीत में सभी ऊष्म व्यंजन आते हैं। इसको ऊष्म व्यंजन ये बता चुके हैं हम, ये ऊष्म व्यंजन है। ठीक, क्या है? ऊष्म व्यंजन है, जिसको बोलने में विपरीत से कम मतलब वो कम खोलना पड़े, वाग इंद्रियों को विपरीत से कम खुले, वो क्या है? ईसद विपरीत। विपरीत मतलब विपरीत का अर्थ होता है खुला हुआ, मतलब जब हम बोलेंगे हमारा मुख एकदम खुल जाएगा, वाग इंद्रियां एकदम खुल जाएंगी। स्वर का उच्चारण करिए, देखिए वाग इंद्रियां एकदम खुल जाती है, तो क्या है? विपरीत। ईसद विपरीत मतलब जिसको बोलने में हमारी वाग इंद्रियां विपरीत से कम खुले, वो क्या है? ईसद विपरीत। ठीक है, उसमें तीनों क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन आता है। ऊष्म व्यंजन स, श, स और ह। अब आ गया स्पृष्ट व्यंजन। स्पृष्ट अभ्यांतर प्रयत्न चल रहा है। तीसरा क्या है? स्पृष्ट। स्पृष्ट व्यंजन नहीं आएगा, स्पृष्ट उसका नाम है। तीसरा स्पृष्ट। ठीक, स्पृष्ट और ईसद स्पृष्ट। स्पृष्ट मतलब जब वागेंद्रियां स्पृष्ट उसे कहेंगे जब वर्ण के उच्चारण में, ध्वनियों के उच्चारण में वागेंद्रियां लगभग बंद हो जाएं, वो क्या है? स्पृष्ट वर्ण। स्पृष्ट वर्ण उसे कहेंगे जिसके उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हमारी वागेंद्रियां लगभग बंद हो जाएं। अभ्यांतर प्रयत्न हम पढ़ रहे हैं, उसमें है स्पृष्ट वर्ण। स्पृष्ट वर्ण उसे कहेंगे, अभ्यांतर प्रयत्न, जिसको बोलने में हमारी वागेंद्रियां क्या हो? लगभग बंद हो जाएं, वो क्या है? स्पृष्ट वर्ण है। वागेंद्रियों का द्वार लगभग बंद हो जाता है। ठीक है, वागेंद्रियों का द्वार क्या होगा? लगभग बंद हो जाएगा, वो क्या है? स्पृष्ट वर्ण। ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में क्या है? वागेंद्रियों का द्वार लगभग बंद हो जाता है, वो क्या है? ईसद स्पृष्ट वर्ण है। ठीक है ना, ऐसी ये बहुत कंफ्यूज करता है। स्पृष्ट वर्ण उसे कहेंगे जिसके उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में वाग इंद्रियों का द्वार लगभग क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? स्पृष्ट कहेंगे। स्पृष्ट अभ्यांतर। ठीक है ना, स्पृष्ट अभ्यांतर प्रयत्न कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? स्पृष्ट अभ्यांतर प्रयत्न कहेंगे। अभ्यांतर प्रयत्न को हिंदी में चार भागों में बांटा गया। पहला विपरीत, दूसरा ईसद विपरीत, और तीसरा क्या है? स्पृष्ट मतलब जिसको बोलने में जो है हमारी वागेंद्रियां लगभग बंद हो जाएं, वो क्या है? स्पृष्ट अभ्यांतर प्रयत्न है। इसमें जो है सभी जो है स्पर्श व्यंजन आएंगे। स्पृष्ट में क्या है? सभी स्पर्श व्यंजन आते हैं। इसमें सभी स्पर्श आएंगे। ठीक है, इसमें सभी स्पर्श व्यंजन, सभी स्पर्श, इसको क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पृष्ट ऐसी ध्वनियाँ, ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण में हमारी वाग इंद्रियां पूरा क्या हो? लगभग बंद हो जाएं, वाग इंद्रियों का द्वार लगभग क्या हो? बंद हो जाए, वो क्या है? स्पृष्ट अभ्यांतर प्रयत्न। और विपरीत अभ्यांतर प्रयत्न क्या है? ऐसी ध्वनियों का उच्चारण करने में जिसमें हमारी वाग इंद्रियों का द्वार लगभग खुल जाए, लगभग खुला रहे, सब मतलब ओपन रहे, वो क्या है? विपरीत। और ईसद विपरीत क्या है? ऐसे ही ध्वनियाँ या ऐसा वर्ण के उच्चारण में जिसमें हमारी वाग इंद्रियों का द्वार विपरीत से लगभग थोड़ा क्या हो? कम खुले, वो क्या है?
ईसद विपरीत हैं। और स्पृष्ट क्या है? ऐसी ध्वनियों का उच्चारण, जैसे ऐसी ध्वनियों का उच्चारण जिसके उच्चारण में हमारी वागिंद्रियां लगभग बंद हो जाएं, वो क्या है? स्पृष्ट वर्ण है। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? आगे चलते हैं। ईसद स्पृष्ट। अभी हम चार्ट बनाएंगे, पूरा जो है चार उसको लिख देंगे, ठीक, एक जगह। अभ्यांतर प्रश्न में जो है चौथा क्या है? ईसद स्पृष्ट। ईसद स्पृष्ट व्यंजन, ईसद स्पृष्ट अभ्यांतर प्रश्न, अभ्यांतर प्रयत्न। ठीक है। ईसद स्पृष्ट अभ्यांतर प्रयत्न, जिस ध्वनि के उच्चारण में, जिस ध्वनि के उच्चारण में या जिस वर्ण के उच्चारण में हमारी वाग इंद्रियां स्पृष्ट के अनुसार थोड़ा सा मतलब खुल जाए। ठीक है ना, ईसद स्पृष्ट उसका नाम है। ईसद स्पृष्ट, स्पृष्ट में क्या था? पूरी वाग इंद्रियां बंद थी, लेकिन ईसद स्पृष्ट में क्या है? थोड़ा सा खुल रही है, लगभग थोड़ा सा खुल जाए, वो क्या है? ईसद स्पृष्ट है। जैसे जिह्वा, इसमें थोड़ा जिह्वा का इसमें थोड़ा सा प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें जो है हमारे क्या कौन वर्ण आएंगे? अंतस्थ वर्ण आएंगे। ईसद स्पृष्ट में अंतस्थ वर्ण आते हैं। ठीक, ईसद इसमें कौन आएंगे? अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण आएंगे इसमें। अंतस्थ वर्ण कौन कौन है? य व र ल, य व र ल। ठीक है, इसमें यही वर्ण आएंगे। ठीक, ऐसी ध्वनियों का उच्चारण, जब हम ध्वनियों का उच्चारण करें, अपने अपने मतलब उच्चारण करिए आप लोग। ऐसी ध्वनियों का उच्चारण जिसका थोड़ा अर्थ क्या हो? वाग इंद्रियों का थोड़ा अर्थ छूता हुआ निकल जाए, वो क्या है? ईसद स्पृष्ट। स्पृष्ट में क्या है? पूरी वाग इंद्रियां क्या है? बंद रहती हैं। और विपरीत में क्या है? विपरीत अभ्यांतर प्रयत्न में पूरी वाग इंद्रियों का द्वार हमारा क्या होता है? खुला रहता है। और ईसद विपरीत में उसके अनुसार थोड़ा बंद रहता है। ये चारों भाग हो गए। ठीक, अभ्यांतर प्रयत्न, हिंदी में अभ्यांतर प्रयत्नों की संख्या कितनी है? 4 है। विपरीत, ईसद विपरीत, स्पृष्ट और ईसद स्पृष्ट। अभ्यांतर प्रयत्न एक चार्ट बना रहे हैं, उससे जो याद करने में थोड़ा आसानी होगी इसको और समझने में। हिंदी के अभ्यांतर प्रयत्न, हिंदी के अभ्यांतर प्रयत्न। पहला है विपरीत। ठीक, विपरीत। हिंदी के अभ्यांतर प्रयत्न कितने हैं? ये 4 हैं। ये पूछ सकता है एग्जाम में कि हिंदी में अभ्यांतर प्रयत्नों की संख्या कितनी है? 4 है। हिंदी में बाह्य प्रयत्नों की संख्या 2 है। विपरीत, विपरीत में आएंगे सभी स्वर, सभी स्वर। ऐसी ध्वनियाँ, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारी जो वाग इंद्रियों का द्वार पूरा खुल जाए, वो क्या है? विपरीत। ठीक, इसमें कौन आएंगे? सभी स्वर आएंगे। सभी स्वर मतलब अच प्रत्याहार। ठीक, इसमें अच पूरा आएगा। अब दूसरा है ईसद, ईसत विपरीत, ईसद विपरीत। ऐसी ध्वनियां जिसके उच्चारण में विपरीत से कम वाग इंद्रियों का द्वार खुले, वो क्या है? ईसद विपरीत। इसमें कौन ध्वनि आएंगे? ऊष्म व्यंजन। ठीक, इसमें कौन आएंगे? ऊष्म व्यंजन। ऐसी ध्वनियां जिसके उच्चारण में वाग इंद्रियों से
वाग्नियों के द्वार विपरीत में खुल जा रहा है, लेकिन उससे थोड़ा कम खुले, वो क्या है? ईसद विपरीत। इसमें जो है सभी ऊष्म व्यंजन आएंगे, ठीक है ना? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ऊष्म व्यंजन मतलब या व, ऊष्म व्यंजन सा सा सा, हाँ, सा सा और हाँ, ठीक है। ये क्या है? ईसद विपरीत। अब आइए देखते हैं तीसरा, स्पृष्ट अभ्यांतर प्रयत्न। स्पृष्ट में ऐसी ध्वनियाँ, ऐसा वर्ण, ऐसी ध्वनियों का उच्चारण जिसको उच्चारण करते समय हमारी वाग इंद्रियों का द्वार लगभग बंद हो जाए। लगभग क्या हो? बंद हो जाए। वो क्या है? स्पृष्ट अभ्यांतर प्रयत्न है। इसमें जो है सभी स्वर आएंगे, सभी स्पर्श व्यंजन आएंगे, ठीक। इसमें कौन आएंगे? सभी स्पर्श व्यंजन आएंगे। ऐसी ध्वनियों का उच्चारण करते समय जिसमें हमारी वाग इंद्रियां, जो वाग इंद्रियां हैं, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जितना भी है, उसको क्या हो? लगभग द्वार बंद हो जाए। वो क्या है? स्पृष्ट वर्ण है, ठीक। अभ्यांतर प्रयत्न उसे कहेंगे जब हम जिसका उच्चारण हम कर रहे हैं, ठीक, उसमें कितना बल लग रहा है ना, वही क्या है? अभ्यांतर प्रयत्न है। अब उसमें स्पृष्ट है। स्पृष्ट मतलब उसे कहेंगे जिस ध्वनि के उच्चारण में हमारी वाग इंद्रियां क्या है? लगभग बंद हो जाए। इसमें क्या आएंगे? सभी स्पर्श व्यंजन आएंगे। वो सभी स्पर्श व्यंजन मतलब कु, चू, टू, तू, पू, ठीक। कु, चू, टू, तू, पू, ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। सभी स्पर्श व्यंजन इसमें आएंगे स्पृष्ट में। अब इसके बाद चौथा है ईसद स्पृष्ट ईसद स्पृष्ट है, ठीक। इसके उच्चारण, ईसद स्पृष्ट के उच्चारण में जो है, इसके उच्चारण में इससे थोड़ा क्या हो? वाग इंद्रियों का द्वार खुल जाए। स्पृष्ट के अनुसार ईसद स्पृष्ट का जो है वाग इंद्रियों का द्वार थोड़ा सा खुलता है, ठीक। कंठ, ताल, मूर्धा थोड़ा स्पर्श करते हुए जाती है, बस थोड़ा सा खुल जाता है। इसमें क्या है? लगभग वाग इंद्रियों का द्वार स्पृष्ट में बंद रहता है, लेकिन ईसद स्पृष्ट में वाग इंद्रियों का द्वार जो है लगभग थोड़ा सा छूती हुई निकल जाती है। जब उस वर्ण का उच्चारण करेंगे जो इसमें आएंगे, उसमें वाग इंद्रियों का द्वार जो है थोड़ा सा, जैसे कंठ, ताल, मूर्धा थोड़ा सा स्पर्श करते, इसमें जिह्वा जो है, जिह्वा का कम थोड़ा प्रयोग होता है ना, थोड़ा सा जिह्वा उठती है, ठीक। इसे क्या कहेंगे? ईसद स्पृष्ट। इसमें जो है अंतस्थ वर्ण आते हैं। कौन उड़ाएंगे? अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण आएंगे। अंतस्थ वर्ण कितने हैं? 4, य, व, र और ल, ठीक। यही वर्ण, यही क्या है? अभ्यांतर प्रयत्न है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है और फिर भी आएगा, ठीक। हमेशा आता है, हर बार आता है, अब की बार भी आएगा यहाँ से क्वेश्चन। ये जो 2 वीडियो पढ़ी इसके पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आइए आगे देखते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान, ठीक। वर्णों के उच्चारण स्थान, कौन वर्ण कहाँ से बोला जाता है, कहाँ से उच्चारण होता है। हम लोग बोलते हैं, पता नहीं कौन कहाँ से बोला जाता है, लेकिन व्याकरण ने उसको बांटा है कि कौन वर्ण कहाँ से बोला जाएगा, ठीक है। वर्णों के उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान,
वर्णों के उच्चारण स्थान। हिंदी में वर्णों के उच्चारण स्थान अलग अलग जगह से होता है, वही हम देख रहे हैं कि कौन वर्ण कहाँ से उच्चरित होगा। ठीक है, वर्णों के उच्चारण स्थान, हम जो वर्ण बोलते हैं किस वाग इंद्री से, किस जगह से उसका उच्चारण हो रहा है, यही क्या है, वर्णों का उच्चारण स्थान है। किस स्थान से उसका उच्चारण हो रहा है, यही हम आगे देखेंगे। ठीक है, वर्णों का उच्चारण स्थान। अब देखिए, वर्ण मैं लिख दे रहा हूं, पूरा वर्ण लिखूंगा। कु, चु, टू, तू और उ। ये जो है कितने हो गए वर्ण, 1 2 3 4 5। अब इसको अलग अलग देखते हैं। ये का वर्ग है, कौन सा वर्ग है, ये है का वर्ग। ये क्या है, चा वर्ग, ये टा वर्ग, ये ता वर्ग, ये पा वर्ग। ठीक है, अब देखेंगे कौन सा वर्ग किस उच्चारण स्थान से उच्चरित हो रहा है, और उसमें स्वर को भी देखेंगे कि स्वर हमारा कहाँ से कौन आ रहा है। ठीक है, अब देखिए का है, तो का में आएंगे चारों वर्ण। इसको जो है, इसको क्या कहेंगे, कंठ। ठीक है, क्या है, कंठ। कंठ से क्या बोला जाएगा, का। ठीक है, अब का वर्ग में कौन कौन सा आ रहे हैं, का, ख, ग, घा और अंगा। ये सब किस में आएंगे, का वर्ग में। और कौन आएगा इसमें, आ, ठीक है, आ और हा। ठीक, और कौन आएगा, विसर्ग। ठीक है, ये कहाँ से बोले जाएंगे, कंठ से। इसका संस्कृत में सूत्र है अकूह विसर्जनीय नाम कंठ। ठीक, अकूह विसर्जनीय नाम कंठ। आ ह और विसर्ग और का वर्ग, ये किस में आएंगे, कंठ में। ठीक है, इसके बाद दूसरा है ताल। ठीक, ताल से। ठीक है, ताल में कौन कौन, पहले हिंदी देखते हैं फिर स्वर देखेंगे। हिंदी में जो है, इसमें चा वर्ग में चा आएगा, छ, चा, छ, जा, झा और या। ये किस में आएंगे, ताल में। ठीक है, इसमें कौन आएगा, ई, या, श। ठीक है, इसका क्या सूत्र है, इचू, इचू यशा नाम ताल। क्या है, इचू यशा नाम ताल। इसका क्या है, अकूह, अकूह विसर्गीय नाम कंठ। ठीक है, अकूह विसर्गीय नाम कंठ, इचू यशा नाम ताल। ठीक, इचू यशा नाम ताल। इसके बाद गया ये वाला टा वर्ग। टा वर्ग में कौन कौन से आएंगे, टा रहेगा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ठीक है, और इसमें जो है ये दोनों आ जाएंगे, डा और ढा। ठीक, द्विगुण व्यंजन भी इसी में आएंगे। ठीक है, हो जाएगा इस ये किससे बोले जाते हैं, मूर्धा से। ठीक, अब देखिए टा वर्ग है ना, तो अब आ जाइए स्वर में। तो स्वर में देखिए आ ई हो गया, फिर कहाँ आएंगे, ई पे, री पे ना, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम। ठीक है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, इचु यसानाम तालु।
अकु विसर्गीय नाम कंठ है, ठीक है। इच्चू यसा नाम क्या है, तालु है। ऋतु रसा नाम मूर्धा। देखिए ऋतु रसा नाम क्या है, मूर्धा है। इचु यसा नाम क्या है, तालु है। अकु विसर्गीय नाम कंठ है। अकु विसर्ग हा भी इसमें आएगा, ठीक है। ये हो गया। ता वर्ग में ता था द धा और ना, ठीक है। ता थ द ध ना, ये किससे बोला जाएगा, दंत से। ये किससे बोला जाता है, दंत वर्ण है, ठीक है। त थ द ध ना, ठीक है ना। लृतु लसा नाम दंत है। इसका क्या नाम है, लृतु लसा नाम दंत है, ठीक। लृतु लृ रहेगा, लृ संस्कृत का जो बोला जाता है, संस्कृत में लृ, लृतु लसा नाम दंत है, ठीक। इसमें देखिए लृ लृतु लसा, ठीक, ला रहेगा, ठीक। लृतु लसा नाम दंत है, हो गया ना। लृतु छोटा सा रहेगा, ठीक। लृतु लसा नाम दंत है। देखिए ये बहुत एकदम वैज्ञानिक तरीके से, देखिए पहले तालव्य सा आया, फिर मूर्धन्य सा आया, फिर दंत सा, ठीक है ना। देखिए या र ल, इसके बाद कौन आएगा, ठीक है। देखिए अकु विसर्जनीय नाम कंठ है। इसमें कौन आएंगे, का खा गा घा ङा आ हा विसर्ग। इचु इचु यशा नाम ताल, इसमें च वर्ग ई और या और सा आएगा। ऋतु रसा नाम मूर्धा, इसमें कौन आएंगे, री आएंगे, रा और टा वर्ग और रा और मूर्धन्य सा आएगा। इसमें कौन आएगा, ऋतु लसा नाम दंत, इसमें कहेंगे ली ली ला और दंत सा, और क्या आएगा ता 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 था दादा ना आएंगे। और फिर इसके बाद है उपु ओष्ठव, प फ ब भ म, क्या आएगा, उपु ओष्ठव ना। ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ, ठीक। उपु ओष्ठव, तो क्या बच रहा है इसमें, उ, ठीक है। उ पा वर्ग बस, उपु ओष्ठव किससे बोला जाएगा, ओठ से, ठीक। इसे उपधिमानी वर्ण भी कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहेंगे, उपधिमानी वर्ण, ठीक। इसे क्या कहेंगे दूसरा, उपधमानी वर्ण, उपध्य मानी वर्ण, ठीक है। अब यहां तक हो गया, अभी आगे बहुत वर्ण बचे हैं, ठीक। नीचे आएगा, पूरा वर्णमाला हो जाए दीजिए ना, यहां तक आया ना। फिर इसके बाद देखिए एक है, इसके बाद ए, क्या है, ए, ठीक। ए का उच्चारण क्या है, ए किससे बना है, ये आधन ई से बनाना है। तो आ का क्या है, आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का क्या है, तालु। इसका उच्चारण क्या होगा, कंठ, कंठ और तालु। समझ बात आ रहा है कि नहीं, कंठ ताल, ठीक है। ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ ताल। ए दय तो कंठ तालु, ठीक है ना। ए दय तो कंठ तालु। देखिए ये समझाने के लिए, जैसे इसका जो निर्माण किससे हो रहा है, आ और ई से। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है, आ का उच्चारण कंठ है, ई और ई का उच्चारण स्थान क्या है, ताल, इसलिए क्या है, कंठ ताल से, ठीक। अब ओ और आ, ओ और डॉक्टर वाला
ठीक। अब देखिए ओ का उच्चारण स्थान देखिए क्या है। ओ का उच्चारण क्या स्थान क्या है? आ प्लस ओ है ना, आ प्लस ऊ रहेगा, आ प्लस ऊ। ठीक। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ऊ का उच्चारण का स्थान क्या है? ओष्ठ है ना। तो कंठ ओष्ठ, कंठ 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 रहेगा और ओष्ठ रहेगा। इसे इसका उच्चारण स्थान क्या है? संस्कृत में इसको कहेंगे ओदयतो कंठोष्ठम। ठीक है ना, ओदयतो कंठोष्ठम। तो कंठ और ओष्ठ रहेगा, कंठ और ओष्ठ। ठीक। उदयतो कंठोष्ठम, तो कंठ और ओष्ठ, इसका उच्चारण क्या है? कंठ और ओष्ठ है। और ये का उच्चारण क्या है? कंठ और तालु है। ठीक। अब कौन वर्ण बच रहा है? एक वर्ण बच रहा है वा, वा। ठीक है ना। वा क्या है? दंत, दंत प्लस ओष्ठ। ठीक, दंत ओष्ठ, इसका उच्चारण क्या है? दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ इसको कहते हैं संस्कृत में, दंत ओष्ठ। ठीक, दंत ओष्ठ। अब एक बच रहा है और जो क्या, अनुनासिक वर्ण। ठीक है ना, नासिका च ना, जो नाक से बोले जाते हैं, नासिका च। ठीक है। देखिए नासिका से ये बोला जाएगा। ठीक, ये और क्या, य म ग ड़। ठीक है ना, य म ग ड़ न। ठीक, ये क्या है? नासिक है। इसे नासिका या अनुनासिक भी कह सकते हैं। ठीक, नासिका या अनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक। अंग का, यमगणनम का। ठीक है, किससे होगा? नासिका या अनुनासिक। पूछ लिया अंग, अंग क्या है? ये अयोगवाह है। ठीक, इसका उच्चारण किससे होगा? नासिका से या अनुनासिक से। ठीक, इसको अनुस्वार इस तरह लिखते हैं और विसर्ग का इस तरह। विसर्ग का उच्चारण क्या है? कंठ। इसका उच्चारण क्या है? नासिका। ठीक, इसका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। इसका उच्चारण क्या स्थान क्या है? कंठ। ठीक है। अब उच्चारण स्थान समाप्त हुए। दोस्तों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो कमी आए उसको बताइए कमेंट करके, जिसमें हम लोगों को और मनोबल और उत्साह बढ़े। और आने अब अगला जो आएगा उसमें किस वर्ण को क्या कहते हैं, अन्य नाम से जानते हैं, उसको देखेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। नमस्कार।